लोकसभा के नतीजे आए तो सबसे ज्यादा नजरें पड़ी उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश ने चौंका दिया, भाजपा को भारी नुकसान अपने गढ़ में सहना पड़ा। सेंधमारी की सबसे ज्यादा सपा ने, अखिलेश यादव ने क्या क्या उनके पक्ष में काम किया, कैसे इंडिया अलायंस इतना आगे बढ़ गया, खासतौर पर अखिलेश यादव का कितना बड़ा इसमें रोल रहा, इस सब पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मंच पर मौजूद है लक्ष्मण यादव, जो कि औपचारिक नहीं लेकिन अनौपचारिक तौर पर अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करते रहे, बड़े करीबी भी माने जाते हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सबसे पहला सवाल यही करूंगी कि आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि उत्तर प्रदेश में कुछ तो होने वाला है, हैरान करने वाला है उत्तर प्रदेश इस बार। आप ये बताइए, आपका क्या उस वक्त ग्राउंड असेसमेंट था जो कोई गेज नहीं कर पाया? बहुत शुक्रिया न्यूज़ तक का। और जो भी उत्तर प्रदेश में ज़मीन पर नज़र रखे हुए था, उसे इस बात का अंदाज़ा था कि उत्तर प्रदेश में इस बार बहुत कुछ ऐसी पृष्ठभूमि बन रही है जो पूरे देश के चुनाव को बदलेगी, प्रभावित करेगी। इस लिहाज से हम कहें कि उत्तर प्रदेश ने एक ख़ास किस्म की राजनीतिक चुनौती जो पूरे देश के सामने थी, उसके सामने एक उम्मीद की रोशनी जगाई है। लोग ये उम्मीद रख रहे थे और उन्हीं के लोग ये बोल भी रहे थे कि अब की बार 400 पार, ताकि संविधान बदला जा सके। और उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल कैंपेन संविधान बचाने का कैंपेन बन गया। उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल सिनेरियो पीडीए का बन गया, जो अखिलेश यादव ने नारा दिया। और आखिर में जो ज़मीन की सच्चाई थी कि जनता खुद नाराज़ थे बहुत इन लोगों से, वो चाहती थी कि दिल्ली का निज़ाम बदल जाए। इन तीन वजहों को मैं देखता हूँ जिसके आधार पर हमें पहले से ही इस बात का अंदाज़ा हो रहा था कि यूपी में कुछ बड़ा हो सकता है। हमारा आकलन तब भी था लगभग 40 सीटों का, और हमें याद है हम लोग जब बात किए थे तो चुनाव परिणाम नहीं आए हुए थे, और तब भी हमने ये कहा था कि 38 से 40 सीटें आएंगी। 2-3 सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम मार्जिन से सपा हार गई। अगर वो होती तो आंकड़ा लगभग 40 होता। तो वो तीन वजहें अगर मैं कहूँ तो वो पहली वजह संविधान बचाने के नैरेटिव का गांव-गांव तक जाना, जिसने बियॉन्ड द कास्ट लाइन, बियॉन्ड द रिलीजन इंडिया गठबंधन और सपा को वोट दिया। दूसरा अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला, और तीसरा जनता और नेता के बीच की ट्यूनिंग, जो अखिलेश यादव और यूपी की जनता के बीच एक ट्यूनिंग बन गई। जी। सबसे पहले आपने जिक्र किया संविधान बदलने के नैरेटिव का, क्योंकि आप खुद कैंपेन आपने किया है, आप जगह जगह गए हैं, भाषणों में गए हैं। अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी लेकर वो हर जगह नजर आए। कैसे ये गढ़ा गया लोगों के मन में, और किस हद तक वो रजिस्टर हुआ? क्या उसी का नतीजा है कि ये नंबर देखने को मिल रहे हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। मतलब बीजेपी की सरकार ने पिछले 10 साल में, और यूपी में बीजेपी की सरकार ने पिछले लगभग 6-7 साल में जो जिस तरीके की राजनीति की, वो राजनीति ये थी कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी माथा झुकाते हैं संविधान पर और ये कहते हैं कि अगर संविधान न होता तो एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। लेकिन बोलने के बाद जो काम किया उन्होंने, उसमें ये दिख रहा था कि आप संविधान को दरअसल भीतर से कमज़ोर कर रहे हैं। आप संवैधानिक संस्थाओं को स्वतंत्र नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हों, चाहे वो तमाम लोकतांत्रिक संस्थान हों। उसके साथ साथ जो संविधान का सबसे बड़ा लाभार्थी समूह है, जिसके पास कोई सामान्य जीवन का अधिकार नहीं था संविधान के पहले, उस तबके को यह महसूस होने लगा कि बीजेपी संविधान को भीतर से कमज़ोर कर रही है। और जैसे ये नारा आया कि अब की बार 400 पार इसलिए ताकि संविधान बदलना है, ये वो बात लोगों तक अपने आप पहुंच गई कि हाँ, इनका इरादा ठीक नहीं है। जनता में ये मैसेज अपने आप पहुंचा, और ये बीजेपी के लोगों ने पहुंचाया। अब विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी क्या होती है कि उस बात को जनता को ये समझाए कि हाँ, आपके सामने बहुत बड़ा खतरा है ये कि संविधान बदल जाएगा तो क्या होगा। फिर दूसरी जिम्मेदारी विपक्ष के नेता की ये होती है कि वो ये उम्मीद पैदा करे कि हाँ, हम संविधान बचा सकते हैं, इसलिए आप हमारे साथ आइए। अखिलेश यादव ने पूरा कैंपेन जो लॉन्च किया कि संविधान मंथन का वक्त है, एक तरफ संविधान भक्षक हैं, एक तरफ संविधान रक्षक हैं, और हम डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बचाने के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, संविधान बचाने की लड़ाई में खड़े हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि बहुत बड़ी तबके की वो आबादी जो एक समय में कभी या तो बीजेपी को वोट देती रही हो या इवन बसपा को वोट देती रही हो,
संविधान बचाने के नाम पर उसने बड़ी तादाद में सपा को वोट दिया है। तो ये लीडर की भूमिका ये होती है कि वो नाउम्मीदी को चैनलाइज करे, गुस्से को संघनित करे और उम्मीदों में अपने चेहरे को फिट करे। तो अखिलेश यादव ने अपना चेहरा फिट किया कि हाँ, तुम्हारी लड़ाई हम लड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए अखिलेश यादव को मंगलसूत्र और मुजरे तक नहीं जाना पड़ा। उन्होंने शहजादी जैसा व्यंग और तंज भी सहा, लेकिन एक शब्द भी पूरे पॉलिटिकल कैंपेन में ऐसा नहीं है जिसको आप कहेंगे वो मुस्कुराते हुए उसका जवाब देते चले गए। तो जनता को लगा कि हाँ, ये हमारा नेता हो सकता है। तो ये पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है, यानी जनता और नेता दोनों ने एक साथ संविधान बचाने की लड़ाई में भाग लिया है। अच्छा, तो ये दो लड़कों की जोड़ी कितनी हिट हुई उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल ठीक बात है कि दो लड़कों की जोड़ी 17 में लगा था, जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गठबंधन किया था। और उस समय ये तंज उनके ऊपर किया गया था कि दो लड़कों की जोड़ी है। असल में लड़के कहकर के ये उसका अंतर्ध्वनि ये थी कि भाई बच्चे हैं, तो वो जो बच्चा होना है उसको ये दिखाया गया कि जब यही दोनों लोग, और मैं एक बात और कह दूं कि जब इंडिया गठबंधन टूटने लगा था, तोड़ा जा रहा था, और ये वो नेता इसको तोड़ने का काम कर रहे थे जिन्होंने सदन में कहा था एक अकेला सब पर भारी है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के सूत्रधार को जिस दिन तोड़ा था, अपने खेमे में मिलाया था, अखिलेश यादव उसी दिन शाम को अपने गठबंधन का अनौपचारिक ऐलान करते हैं और इंडिया गठबंधन को बचाने का काम एक तरह से करते हैं, वरना एक और कमजोर होता। वो एक नेचुरल अलायंस बना राहुल और अखिलेश का। दोनों ने संविधान को बचाने की लड़ाई में इसको तब्दील किया। दोनों ने एक साथ एक ख्याल की बातें की कि हम सोशल जस्टिस करेंगे, हम महंगाई कम करेंगे। दोनों ने कहा कि हम अग्निवीर खत्म करेंगे। दोनों ने कहा कि महिलाओं को हम अधिकार देंगे, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी देंगे। दोनों ने कहा हम जाति जनगणना कराएंगे। दोनों ने कहा पेपर लीक हम रोकेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। वो अपने एजेंडे पर खड़े रहे। तो जब दो व्यक्तियों का गठबंधन हो, उससे ज़्यादा बड़ा गठबंधन वो होता है जो दो विचारों और दो ख्यालों का होता है। तो मुझे लगता है कि इस बार यूपी में विचारधारा का गठबंधन था, जिसने इतना, उन लड़कों ने इतना बड़ा झटका दिया है कि पता नहीं उनको नींद आ रही होगी कि नहीं, जिन्होंने ये कहा था कि वो हैं तो गारंटी है। जी। अच्छा, ये बताइए कि अखिलेश यादव से क्या बात हुई फिर इतनी अच्छी जीत के बाद, इतने अच्छे नंबरों के बाद? अब बात इसमें क्या होती है, एक दूसरे को लोग बधाई देते हैं कि जो हम चाहते थे, जो लड़ाई हम लड़ना चाह रहे थे, वो लड़ाई हम कमोबेश काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम के साथ जीते हैं। इवन हम और बेहतर कर सकते थे, लेकिन बस हमारा और उनका रिश्ता तो यही है ना, विचारधारा का है। जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव ने करके सांप्रदायिकता की राजनीति के सामने एक बहुत बड़ी उम्मीद पैदा की है, अयोध्या हरा करके, अयोध्या में शिकस्त देना, वो भी नरेंद्र मोदी को, वो अयोध्या जो पिछले 3 दशक की बीजेपी की पॉलिटिक्स का कोर इशू था, वो अयोध्या जो 22 जनवरी के आसपास इस माहौल में था कि यूपी एक तरफा जीतेगी बीजेपी, उस अयोध्या में बीजेपी को हरा देना, उस यूपी में बीजेपी को हरा देना जहां बीजेपी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। तो मोदी और योगी के सामने कोई नेता खड़ा हो गया, कोई नेता उन्हें सबसे बड़ी हार दे गया, कोई नेता संविधान बचाने की लड़ाई का एक नया नायक बन के उभरा। इसके बाद तो खुशी बनती है। मुझे लग रहा है कि अभी वो सफ़र अधूरा रह गया जिस पे वो लोग लगे हुए हैं कि अभी इस लड़ाई को सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में कैसे बदला जाए। जी लक्ष्मण जी, आपकी अगर आप जिस पार्टी के साथ नज़र आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ, वो उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है। मत प्रतिशत अगर आप गठबंधन के हिसाब से जोड़ें तो बराबर है, 44% पर आप हैं, 44% पे बीजेपी गठबंधन है। सीटों के हिसाब से 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन बड़े सवाल हैं इस सीटों को लेकर। कहा यह जा रहा है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। जो काम बीजेपी कर रही थी वही काम आप कर रहे हैं, यानी कि आप भी मुसलमानों से दूरी बना रहे हैं। क्यों ऐसा, क्यों आरोप लग रहा हो? बहन जी कह रही हमने तो इतने मुसलमानों को टिकट दिया, लेकिन आप लोगों ने डरा धमका के वोट ले लिया। नहीं, मुझे लगता है कि दो पक्ष हैं इस बात के। बड़ा दिलचस्प ये विमर्श है कि कल तक जिस पार्टी को कहा जाता था कि वो यादव और मुस्लिम की पार्टी है, तो जब टिकट दे तो बदनाम की जाए कि वो यादव और मुस्लिम की पार्टी है, जब टिकट न दे करके किसी और को टिकट दे तो कहा जाए आप उनको हिस्सा नहीं दे रहे हैं।
तो खैर अच्छा लग रहा है ये विमर्श सुन करके कि चलिए अब यादव मुस्लिम की पार्टी नहीं रही सपा। दूसरी बात ये कि जहां भी हिस्सा बनता था, जहां एक राजनीतिक दल बहुत सूझबूझ के साथ बहुत आंकड़े जुटा के निर्णय लेता है कि वो चुनाव जीते। अगर एक राजनीतिक दल को लगता है कि इन 4 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट होने चाहिए, तो वो 4 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट हैं और चारों के चारों जीतते हैं। ये यादव कैंडिडेट थे, इनको होना चाहिए, वो सारे के सारे जीतते हैं। कोई और जगह ऐसी फिलहाल तो मुझे नहीं नजर आ रही कि किसी का हिस्सा काट करके किसी और को दिया गया। दूसरी बात यह कि यानी मुस्लिम को प्रतिनिधित्व मिला है और वो सारे लोग जीते हैं। दूसरी तरफ ये कि जो संविधान बचाने वाले लोग थे वो सारे लोग सपा को वोट दे रहे हैं। सपा ने पीडीए फॉर्मूला के तहत हर तबके को नुमाइंदगी दी है और उसका फायदा उसे ये मिला है कि अब तक के इतिहास में जब से सपा बनी है, एक चुनाव में उसकी सबसे बड़ी जीत है ये। तो कोई पार्टी जीत के लिए, अपने पॉलिटिकल गेन के लिए ही लड़ती है और रिप्रेजेंटेशन उसने सबको दिया। कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि ये आरोप कम से कम फिलहाल ठीक नहीं बैठता यूपी पर। अच्छा, एक और आरोप है जो आपने कहा MY, तो यादवों की बात हुई। अब मैं यही कह दूं कि आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव ही क्यों लड़ेंगे, लक्ष्मण यादव क्यों नहीं लड़ सकते? क्यों अखिलेश यादव ही लड़ेंगे? क्यों डिंपल यादव ही लड़ेंगी? क्यों आदित्य यादव ही लड़ेंगे? यादव परिवार ही क्यों, दूसरा यादव क्यों नहीं? मतलब अभी मेरा नाम क्या ही लिया जब मेरे मैंने पास उदाहरण दिया है मैं आपको। नहीं बिल्कुल ठीक कोई है, भी हो सकता था उसकी जगह। बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल बहुत वाजिब है। रमाकांत यादव भी हो सकते थे आज। बिल्कुल ठीक बात है। फिर से मैं कह रहा हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत सोच विचार करके एक एक सीट पर अपना कैंडिडेट देती है। उस पॉलिटिकल पार्टी को ये मैसेज देना था कि इंक्लूसिव हो करके हर एक तबके को पार्टी के साथ जोड़ करके एक बड़े खतरे से लड़े हम, और इसलिए उन्होंने पीडीए लाएगा। इस पॉलिसी में वो कामयाब हुए। अगर वो नाकामयाब होते तो यह सवाल पूछा जाता है कि आपने किसी का हक मार के किसी और को टिकट दे दिया जिसकी वजह से आप हारे। मैं इसे ऐसे देखता हूं कि जो रणनीति अखिलेश यादव ने बनाई, उस रणनीति में अप्रत्याशित ढंग से वो कामयाब हो गए। कोई ऐसा व्यक्ति कभी एक आवाज नहीं उठी कि उनको टिकट मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिला, उनका टिकट काट के किसी और को दे दिया गया। उसी आजमगढ़ का, जिस आजमगढ़ का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि मेरा घर है वो, और मैं जानता हूं कि वहां के लोग, वहां के नेता खुद जाकर के बोले कि धर्मेंद्र यादव को लड़ाया जाना चाहिए क्योंकि पिछली बार ये जीत नहीं पाए। हम इस बार इनको बेहतर जीत दे करके हम इनको फिर से उनका आत्मसम्मान लौटाएंगे, और वो हुआ भी। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से निर्णय लेती है, अंततः वो जीत, अंततः उसकी कामयाबी। और दूसरी बात ये कि कोई ऐसी नाराजगी कहीं नहीं दिखी कि किसी का हिस्सा लूटा गया है। बाकी मौके बहुत हैं, राजनीतिक दल के पास एक ही चुनाव नहीं होता, फिर चुनाव आएंगे, बाकी जो रह गए उनको फिर मौका मिलेगा। नहीं, अब जरा एक सवाल, ये तो मैं आपसे सवाल सपा सिंपैथाइजर के तौर पर पूछ रहा था, अब एक सवाल इंटेलेक्चुअल के तौर पर है, चूंकि आप लंबे समय से अंबेडकर विमर्श में रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि जो सबसे बड़ा दलित चेहरा उत्तर प्रदेश में था, मायावती, आप कहिए कि बसपा, वो उत्तर प्रदेश में जीरो हो गई, और मायावती ये कह रही हैं कि आप लोगों ने, यानी कि आप लोगों ने संविधान के नाम पर एक ऐसा विमर्श बनाया कि सारे जो उनके वोटर तो जो बचे हैं वो बचे हैं, सारे मुसलमान आपके साथ इकट्ठे हो गए। क्या वजह है, मायावती इस स्थिति में क्यों पहुंच गई उत्तर प्रदेश में, जो कि वो अभी भी दलित पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी आइकन है? देखिए, अखिलेश यादव का कोई संपर्क लल्लू सिंह से नहीं है, जिन्होंने, या अखिलेश यादव के कहने पर लल्लू सिंह ने नहीं कहा कि 400 पार इसलिए चाहिए ताकि संविधान बदलें। अखिलेश यादव ने नहीं कहा ज्योति मिर्धा से कि संविधान बदलने के लिए 400 चाहिए। अनंत हेगड़े से उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार से ये नहीं कहा कि आप लेख लिखिए कि इस देश का संविधान पुराना हो गया, अब इसे बदलने का वक्त आ गया है। अखिलेश यादव ने मोदी जी को ये नहीं कहा कि आप संविधान को भीतर से इतना कमजोर कर दीजिए कि आरक्षण का कोई मतलब न रह जाए, दलित पिछड़े लोगों को आउटसोर्स करिए ताकि उनको रिप्रेजेंटेशन न मिलने। संविधान को खत्म किया जा रहा है और बीजेपी संविधान को कमजोर कर रही है,
ये बात बीजेपी खुद अपनी जनता को, देश की जनता को समझा रही है और देश की जनता खुद ये बात समझ रही है। उत्तर प्रदेश की आवाम ये बात खुद समझ रही थी कि हाँ, ये संविधान खतरे में है। एक बात, इसलिए इसमें कोई भूमिका अखिलेश यादव की नहीं है, राहुल गांधी की नहीं है। दूसरी बात, मान्यवर कांशी राम एक इमोशन है और मैं ये भी कहता हूं कि आदरणीय मायावती जी भी एक इमोशन है। इस देश की पॉलिटिक्स के पिछले अमृतकाल के 75 साल को अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा अगर कोई पॉलिटिकल मूव है 77 के बाद तो वो मंडल है, मंडल आंदोलन है। मंडल आंदोलन के समय एक नारा लगा था, मिले मुलायम कांशी राम। वो जो मुलायम और कांशी राम की केमिस्ट्री थी वो फेल हो गई, अधूरी रह गई साजिश के तहत की। एक बड़े नेता ने कहा एक दो कांटे चुभते थे, एक कांटे से मैंने दूसरे कांटे को निकाल दिया। उसके बाद दूसरी कोशिश अखिलेश यादव ने की 2019 में, जब अखिलेश यादव ने सपा और बसपा का गठबंधन करवाया और आदरणीय बहन जी के साथ गठबंधन हुआ। और वो गठबंधन ऐसा हुआ कि 14 में जो बहुजन समाज पार्टी 0 सीटों पर चली गई थी, वो बहुजन समाज पार्टी 19 में 10 सीटों पर चली गई। सपा 14 में भी 5 थी, 19 में भी 5 रह गई। उस गठबंधन को तोड़ा कैसे गया, अचानक से वो गठबंधन टूट कैसे गया? गठबंधन टूटा, लेकिन मुझे लग रहा है कि विचारधारा का जो गठबंधन अखिलेश यादव के जहन में था वो गठबंधन नहीं टूटा। और वो गठबंधन था डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया का गठबंधन। डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया को मिला करके, समाजवाद और अंबेडकरवाद को मिला करके अखिलेश यादव ने फिर काम शुरू कर दिया। 22 में उसका आधा परिणाम मिला, हालांकि वो साजिश के तहत चुनाव हरवा दिया गया, लेकिन उसी अंबेडकर और लोहिया के विचारधारा का नाम एक तरह से पीडीए है। तो अखिलेश यादव अपनी तरफ से तो एक बड़ा गठबंधन बना ले गए। आज अखिलेश यादव ने सबसे ज्यादा दलित और पिछड़े, अति पिछड़े सांसद जो हैं वो अखिलेश यादव की पार्टी के हैं। हर जाति हर बिरादरी ने वोट दिया और अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोगों ने अखिलेश यादव को वोट दिया। तो मेरा मानना है कि आदरणीय मायावती जी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग दरअसल बहुत सम्मान करते हैं उनका, कांशीराम साहब का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि समाज सबसे बड़ा होता है और समाज का हित सबसे बड़ा होता है। हमें समाज को इतनी क्रेडिट देनी चाहिए कि वो समाज ये निर्णय ले कि कौन उनके उम्मीदों, उनकी ज़रूरत और उनके सपनों को पूरा करेगा। और वो काम अगर अखिलेश यादव कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। चलिए, अखिलेश यादव तो आज ड्यू क्रेडिट के हकदार हैं ही। डॉक्टर लक्ष्मण, जो जिस तरह की जीत उत्तर प्रदेश में उन्होंने हासिल की है, लेकिन मेरा सवाल इससे जुदा है। यूपी से मैं बाहर निकलना चाह रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जैसे डीयू की आपका ही प्रकरण अगर मैं उठाऊँ कि संस्थानों पर एक हमला हुआ सिस्टमेटिकली, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, अकादमिक जगत हो, स्कॉलर्स हों, जो भी विरोध की आवाज़ें हुई उनको कुचलने की कोशिश की गई। अब भाजपा को अकेले दम पर बहुमत नहीं है, हालांकि वो फिर सरकार बनाने के करीब हैं, अभी सरकार बनी नहीं है, लेकिन कम से कम अब लोगों ने कहना शुरू किया है कि मोदी 3 नहीं है, ये एनडीए है। क्या आपको लगता है कि जो अब आप लोगों को ये लग रहा था कि संस्थानों पर हमले हो रहे हैं, क्या इनमें आपको लगता है कि कुछ सुधार होगा? निश्चित रूप से हम ये बात कह रहे हैं ना कि 2024 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं था और ये असल में जनता का चुनाव था। और उत्तर प्रदेश पर हम इसलिए भी बात कर रहे हैं और अखिलेश यादव पर इसलिए बात कर रहे हैं कि उस नाउमीदी के सामने एक व्यक्ति नए ढंग से नायक बन के उभरा है, वो सबका नायक बना। और उस व्यक्ति के जहन में ये बात है कि संविधान को बचाने के लिए क्या करना है। तो उसमें ये निहित है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं इतनी कमज़ोर न कर दी जाएं कि एक वाइस चांसलर कहाँ से चुना जाएगा ये भी नागपुर में तय हो, प्रोफेसर की नियुक्ति कहाँ से होगी वो भी वो तय करें। कोई उनसे मुख्तलिफ राय रखता है, उनके विचारधारा को नहीं मानता है, तो उसको उसकी सज़ा मिले। कम से कम यही बचाना तो संविधान बचाना है। संविधान कोई कागज का पुलिंदा तो है नहीं कि कोई किताब है जिसको कोई लेके भाग रहा था, अखिलेश यादव राहुल गांधी उसको दौड़ा के पकड़ लिए, नहीं नहीं भागो मत लेके और यहीं रख दो, यहीं संसद में रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है। संविधान एक मूल्यों का, एक सपनों का एक विचार है, एक जिंदा दस्तावेज है। उसके जिंदा रहने की कवायद पूरी यही है कि वो उसूलों में जिंदा रहे, लोकतांत्रिक संस्थान मजबूत हों, प्राइवेटाइजेशन इस तरह से न हो कि आरक्षण खत्म हो जाए,
सबको सबका हिस्सा मिले, इसीलिए राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, वो जाति जनगणना की बात करते हैं, वो अग्निवीर को खत्म करने की बात करते हैं, वो किसान नौजवान की बात करते हैं, उसी में विश्वविद्यालय भी हैं। और अखिलेश यादव ने तो एक इंटरव्यू में पूछा भी अपने पॉलिटिकल रैली में कि बताओ कितने दलित वाइस चांसलर हैं, कितने पिछड़े वाइस चांसलर हैं। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट हुआ, 5000 अपॉइंटमेंट हुआ है। यूआर की सीट ओपन फॉर ऑल होती है और एक भी दलित पिछड़े उसमें अपॉइंट नहीं हुए। तो क्या ये सवाल सबका सवाल नहीं, ये संविधान का सवाल नहीं है? और मैं उम्मीद करता हूं कि ये संविधान बचाने की लड़ाई का मतलब ये है कि हम विश्वविद्यालय भी बचाएंगे, हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी बचाएंगे, और हम एक विचारधारा के तहत अंबेडकर के सपनों का विचार, लोहिया के सपनों का विचार, गांधी के सपनों का विचार जो इंक्लूसिव है, उसे जब बचाएंगे तो उसमें ये सारी लड़ाइयां शामिल रहेंगी। लक्ष्मण भाई, लेकिन जब अंबेडकर के सपनों का भारत की बात होती है तो मैं अंबेडकरवादी कुछ जो खुद को क्लेम करते हैं उनको देखता हूं, तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे, ये हमारा हक मारा जा रहा है। मतलब वो झुके हुए नज़र आते हैं टूवर्ड्स राइट विंग, अगर जिसको आप कहिए कि राइट विंग की तरफ झुके होते हैं। और एक ये खतरा लोग बार बार कहते हैं कि जो अंबेडकरवादी हैं उनके बीजेपी के साथ एसोसिएशन की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं बनिस्पत की सामाजिक न्याय के अवधारणा के। आपका इस पर क्या अब मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि अंबेडकरवादी वही नहीं है जो चुनाव के ठीक समय बीजेपी के खेमे में बैठ करके बीजेपी के लिए बैटिंग करने लगा। मैं कह रहा हूं अंबेडकरवादी वो भी है, और खासकर वो है जो इस वक्त एक फासिस्ट सरकार से, एक जातिवादी सरकार से, संविधान विरोधी सरकार से लड़ रहा है और उसकी सजा पा रहा है। वो जेल में भी हैं, वो अपनी नौकरी छोड़ करके भी बैठे हैं, वो तमाम तरह के खतरे मोल ले रहे हैं, मुकदमे मोल ले रहे हैं। वो नहीं होते। अंबेडकरवादी होने का मतलब ये है कि वो उसूलों और विचारों के लिए लड़ते हैं। और एक बात और है, देखिए अंबेडकर का नाम लेना, तो अब तो प्रधानमंत्री डियर प्राइम मिनिस्टर भी लेते रहे हैं। और 14 अप्रैल को मुझे याद है प्रधानमंत्री जी ने जय भीम बड़ा जोर से बोला था, नमो बुद्धाय बोला था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कोई काम आज तक ऐसा नहीं किया जिसको ले दे करके कुछ चीज़ें हैं जो गिनवाते हैं वो, लेकिन असल में अंबेडकर की विचारधारा के खिलाफ वो खड़े हैं। हमारा कहना ये है कि जो विचारधारा की बात करे, जो समाज के साथ असली इम्तिहान के समय खड़ा हो। अब आजकल तो कुछ बुद्धिजीवी जिनकी तरफ आपका इशारा है, हमको तो लग रहा है कि मोदी जी कह रहे थे कि देखो तुम्हारा मंगलसूत्र लेके मुसलमानों को दे देंगे, तो 2-4 मंगलसूत्र छीन के वो भी दौड़ रहे थे आगे आगे। ऐसा हाल हो गया था उनका, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। नरेंद्र मोदी को जो सबसे, आरएसएस को जिस एक जगह सबसे ज्यादा बुरी तरह से घेरा जा सकता है वो है जाति का सवाल। और जाति के सवाल पर ऐसे लोगों ने डिफेंड करना शुरू कर दिया जहां बीजेपी सबसे मुश्किल में फंसी थी, केवल हिंदू मुसलमान करके। अगर उनको पता नहीं कि पिछले 10 साल की लड़ाई बीजेपी से लड़ी गई थी, आरएसएस से लड़ी गई थी। आरएसएस और बीजेपी था जिसकी वजह से 2 अप्रैल का भारत बंद करना पड़ा। 13 पॉइंट रोस्टर मुसलमान नहीं लेके आए थे। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में SC ST OBC बच्चे पीटे जा रहे थे, बीजेपी की सरकार लाठी मारी और मुकदमे लिखवाई है। मुसलमान नहीं कर रहे थे वो। लेकिन ये अंबेडकरवादी नहीं है जो मुसलमानों से घृणा करके या हिंदू मुसलमान करके वो करें। बाबा साहब अंबेडकर जब काम कर रहे थे तब भी बहुत सारे दलितों को खड़ा कर दिया गया था। इसलिए अंबेडकरवादी मेरे लिहाज से विचारधारा का नाम है जिसके कोर में संविधान है, मंडल आंदोलन है। अंबेडकरवादी होने का मतलब यह है कि अंबेडकर ने पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में लिखा है कि देश के सामने सबसे बड़ा खतरा हिंदू राष्ट्र है, और अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। उन महोदय से यह पूछा जाए कि अंबेडकर ने किसके लिए लिखा है, अंबेडकर ने क्यों संघ का विरोध किया, अंबेडकर ने क्यों हिंदू राष्ट्र का विरोध किया, अंबेडकर क्यों संविधान की बात करते थे, और आज केवल आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और आखिरी बात उनकी छोड़ देते हैं, वो तो फेल हो गए, एक्सपोज भी हो गए। उनका क्या होगा जो अकेले सब पर भारी थे, और जिन 2 लोगों के साथ बैसाखी पे सरकार बना रहे हैं उनमें से एक जो है आंध्र प्रदेश वाले, वो मुसलमानों को आरक्षण देने वाले हैं। वो पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुसलमानों को आरक्षण देने की बात की थी। वो पहले वो व्यक्ति हैं जो अभी ये कह रहे हैं कि हज पर सब्सिडी देंगे। मोदी जी को कैसा लग रहा होगा बगल में बैठ करके उनकी। तो ये राजनीति है साहब। कई लोगों के हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। निदा फाजली साहब का शेर है। मैं यूपी में आता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद
नगीना सीट से जीते हैं और एक इम्प्रेसिव जीत है कि न उनको इंडिया अलायंस ने अपने साथ रखा ना एनडीए में, तो वो जाने के लिए मतलब उनका वैचारिकी अभी उस तरफ नहीं दिखाया कि वो एनडीए में जा सकते हों। आप चंद्रशेखर आज़ाद की जीत को कैसे देखते, क्योंकि वहाँ बसपा का भी कैंडिडेट था। वेस्टर्न यूपी में से खड़ी हुई भीम आर्मी आज मैं देखता हूँ कि पूर्वांचल में, मैं गाजीपुर में भी उसका नाम सुनता हूँ। आजमगढ़ से आप खुद आते हैं, आजमगढ़ में भी भीम आर्मी का नाम मैं सुनता हूँ। राजस्थान में कोई दलित एट्रोसिटी होती है तो भीम आर्मी वहाँ चली जाती है। मध्य प्रदेश में दलित एट्रोसिटी होती है, भीम आर्मी वहाँ मौजूद नज़र आती है। चंद्रशेखर आज़ाद के जीत को क्या माना जाए कि एक नया दलित आइकन का उभार उत्तर प्रदेश से हो रहा है, क्योंकि वो अपनी पार्टी में काशीराम भी जोड़ते हैं। क्या काशीराम मायावती का एरा खत्म और अब एक नया एरा शुरू? अच्छा, मुझे लगता है कि ये बड़ी बात है कि ऐसे चुनाव में जो मूलतः बाइपोलर था, मूलतः एक तरफ संविधान विरोधी खड़े थे, एक तरफ संविधान बचाने वाले खड़े थे, ऐसे बीच में चंद्रशेखर आज़ाद का जीतना बड़ी बात है और हम उन्हें बधाई भी देते हैं। लेकिन बाकी चीज़ों पर मुझे लगता है कि ये कहा जाए कि कोई एरा ख़त्म हो गया या एरा शुरू हो गया, इसे थोड़ा भी वक्त देना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, इस देश का दलित समाज संविधान को लेकर के बहुत सजग है। वो बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आइकॉन मानता है, क्योंकि उसे पता है कि रुतबा मेरे सर को संविधान से मिला है, ये नाम भी मुझे संविधान से मिला है, औरों को मिला हो वो मुकद्दर से मिला हो, मुकद्दर भी हमें भारत के संविधान से मिला है। ये जो विचार है वो इस देश के दलित समाज के भीतर है। वो समाज अब कम से कम इतना मजबूत है कि वो लड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो किसी कोई उसका हक छीन ले तो वो चुपचाप नहीं बैठेगा। वो समाज एक जिंदा समाज है, इसलिए वो ऐसा नेता पसंद करेगा जो उनके लिए केवल बात ना करे, उनके लिए सामने खड़ा रहे। अब मुझे लग रहा है यूं ही नहीं बसपा अपने सबसे न्यूनतम वोट शेयर पर आ गई है। मानवर कांशीराम अपने समय में सबसे बड़े फाइटर थे, और आज अगर अखिलेश यादव को वोट शेयर मिला है तो वो इसलिए मिला है कि वो फाइट करते हुए नजर आए, वो संविधान की बात करते हुए नजर आए। तो अभी वो मैं ये मानूंगा कि नेता कैसे बनेंगे वो तो समाज नेता बनाता है, लेकिन हाँ, समाज चाहता है कि उसके लोग लड़ते हुए नजर आए, और मुझे लगता है कि इसके बीच बहुत सारे अर्थ छिपे हुए हैं। जी, आपने उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन की जो जीत हुई है उसका पूरा क्रेडिट जो है वो अखिलेश यादव के पीडीए को दिया है। तो जो बिहार की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति है वो उत्तर प्रदेश से बहुत अलग नहीं है। पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फैक्टर वहाँ भी काम करते हैं। वहाँ बीजेपी 40 में से, एनडीए 40 में से 30 सीटें निकाल लेती है। चूँकि 2019 में कांग्रेस और आरजेडी का परफॉर्मेंस बिल्कुल ही ख़राब था, इसलिए उनकी कुछ सीटें 3 और 4 सीटें बढ़ी है। तो अगर पीडीए वाला फैक्टर इस चुनाव में इतना ही चला जैसा कि उत्तर प्रदेश में चला, तो वो बिहार में इतना क्यों नहीं चला, और बिहार में बीजेपी और एनडीए कैसे सर्वाइव कर गए इतनी बड़ी जीत के साथ? ये बात कहना कि दोनों, मतलब मुझे लग रहा है कि जब यूपी में पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा था कि सपा और बसपा राज कर रही थी, उस समय वहाँ नीतीश और लालू जी आपस का राज था। यूपी में सरकार 5 साल पे बदल जाया करती थी, और उससे पहले भी बिहार में 15-15 साल एक एरा चला है। 15 साल पता चला लालू जी का राज है, फिर नीतीश जी आए। वो एक थोड़ा सा अलगाव है। दोनों राज्य इस मामले में एक हैं क्योंकि दोनों मंडल आंदोलन के समय केंद्र में रहे हैं। दोनों जगह समाजवादी पृष्ठभूमि के या अम्बेडकरवादी कह लें, ये विचार बहुत आंदोलित रहा है। इस तरह से दोनों बराबर हैं, लेकिन पॉलिटिक्स दोनों की कभी एक जैसी नहीं रही। वो उनका पॉलिटिकल बिहेवियर थोड़ा सा अलग रहा है। 2017 के पहले तक यूपी में भी बीजेपी कहीं नहीं थी। एक बार सपा थी, एक बार बसपा थी, या बीच बीच में और चीज़ें आती थी। कभी कभार राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह बनते रहे। तो वो बिहार की स्थिति ऐसी थी कि बीजेपी वहाँ आज तक फल फूल नहीं पाई थी। अब वो नीतीश कुमार को कमज़ोर करके ले आ रहे हैं। इस बार के चुनाव में हुआ क्या? इस बार के चुनाव में यूपी में क्या देखा कि बसपा कहीं से शुरू के 1-2 फेज में जब तक आकाश आनंद थे तब तक लग रहा था कि बहुत तेजी से लड़ रहे हैं। उसके बाद ऐसा लगा कि बसपा कहीं लड़ाई में नहीं है, बीजेपी सरकार में है। सीधे लड़ाई में एक ही विकल्प बचा था और वो अखिलेश यादव थे। और अखिलेश यादव के होने का मतलब ये नहीं था कि वो केवल पीडीए के भाषण दे रहे थे। उन्होंने टिकट वितरण ऐसा किया,
उन्होंने उन सारे तबकों को नुमाइंदगी दी जिनको एक समय में बीजेपी बरगला करके अपने पास ले गई थी कि सपा में तुम्हें कुछ नहीं मिला, बसपा में तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुम आओ हम तुम्हें देंगे। और उन्हें दिया 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, उन्हें दिया ऐसी ऐसी चीज़ें जिसको वो भूल भी नहीं पा रहे हैं। मतलब एक समय में यूपी में एक प्रसिद्ध था, एक स्टूल मंत्री हो गए थे जो मुख्यमंत्री बनने गए थे। ये सब यूपी की जनता समझ रही थी। तो जब कोई लड़ता हुआ नजर आया तो यूपी की जनता उनके साथ हो गई बियॉन्ड द कास्ट लाइन। मैं बार बार कह रहा हूँ 17 टिकट दलितों को दिया है, 2 सीटें ऐसी हैं मथुरा, ये मेरठ और अयोध्या, सामान्य सीट पर दलित को प्रत्याशी बनाया। ओबीसी की उन जातियों को टिकट दिया जिन जातियों को माना जा रहा था कि वो तो बीजेपी को वोट दे रही, उन सब ने वोट सपा को दिया। तो इसलिए लीडरशिप को इसकी क्रेडिट मिलती है। बिहार की जहां तक बात है, आज भी बिहार में सबसे ज्यादा वोट शेयर अगर किसी को मिला है तो आरजेडी को मिला है। आरजेडी को लगभग 22% के ऊपर वोट मिला है। अलायंस में वो बहुत बेहतर किए, बहुत सीटें उनकी बहुत कम मार्जिन पर चली गई। वहां की लड़ाई में थोड़ी कोर कसर रह गई होगी क्योंकि वहां नीतीश जी बहुत सक्रिय रहे, तो वहां की लड़ाई में कई पोल बचे हैं। यूपी में तो अकेले अखिलेश बचे थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कुछ कुछ बातें हैं। फिर भी मैं मानता हूं कि बिहार में भी लड़ाई बहुत मजबूत है, और अगर कुल निकाला जाए उनका समीकरण तो बहुत थोड़े से मार्जिन से वो बहुत ज़्यादा सीटें हारे हुए हैं। तो मैं यही पूछ रहा था कि तेजस्वी यादव भी पीडीए की ही राजनीति कर रहे हैं, और आप जिस सीट पर बैठे हैं उसी सीट पर कुछ दिन पहले एक विश्लेषक आए थे और उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव, तब नतीजे नहीं आए थे, एग्जिट पोल भी नहीं आया था, उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव बहुत इत्मीनान से चुनाव लड़ रहे हैं और तेजस्वी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उन्होंने कुछ 2 महीने में करीब 251 रैलियां की। फिर भी उस हिसाब से रिजल्ट तेजस्वी को नहीं मिला और अखिलेश यादव को मिल गया। तो मेरा सवाल यह है कि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव में उम्र और अनुभव के अलावा उनकी जो राजनीति का जो पैटर्न है उसमें कहीं कुछ लगता है कि कोई कमी है, कुछ डिफरेंस है जिसको तेजस्वी क्रैक नहीं कर पाए, अखिलेश यादव ने कर लिया? कांग्रेस तो दोनों के साथ थी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, है ये राजनीति। 22 में जब अखिलेश यादव सरकार नहीं बना पाए तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहने लगे। उगते हुए सूरज को सलाम करने की रवायत इस देश में बहुत ज़्यादा है। जब कामयाब हो जाते हैं तो उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, नाकामयाब होने पे बहुत दिक्कतें आती हैं। तेजस्वी वही तेजस्वी हैं जिसने 2020 में अकेले सबसे बड़ी पार्टी बनाई हुई थी। लोकसभा के चुनाव में जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं आ पाई, इसकी कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है दोनों की तुलना की बजाय दोनों अपनी अपनी जगह पर मेहनत कर रहे थे। तेजस्वी यादव की मेहनत दिख रही थी, अखिलेश यादव की मेहनत लोगों को नहीं दिख रही होगी। फिर भी मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव की मेहनत हमने बहुत करीब से देखा है, और उस मेहनत में और रणनीति में अखिलेश कामयाब हो गए और तेजस्वी भी कामयाब हुए हैं। मैं उनको हारा हुआ नहीं मानूंगा, बस सीटें कमाई हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं कि पूरे उत्तर भारत की राजनीति को इन नेताओं ने 90 के दशक की मंदिर वाली राजनीति और कई तरह की जो धर्म केंद्रित राजनीति थी उससे हटा करके सामाजिक न्याय की राजनीति, समाजवाद और अम्बेडकरवाद की राजनीति तक पहुंचा दिया है। और मुझे लग रहा है इसमें तेजस्वी, अखिलेश और राहुल गांधी, इन तीनों को इसका क्रेडिट देना चाहिए। और इस जगह पर मैं इन तीनों को जीता हुआ मान रहा हूं कि उन्होंने पॉलिटिक्स के नैरेटिव को चेंज कर दिया है। ये मेरा आकलन है। बाकी चुनाव परिणाम है, इस चुनाव में थोड़े कम है, अगली बार में बदल जाएंगे। एक जिक्र जो आपने चंद्रबाबू नायडू और उनकी मुस्लिम पॉलिटिक्स को किया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम आरक्षण का वादा किया, और ये बात सही है कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में इसकी पहल हुई थी लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, और इस बार भी चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव में इसका काफ़ी प्रचार किया। लेकिन जब उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस में, जब वो एनडीए में आए और जो कॉमन मैनिफेस्टो वहाँ आंध्र प्रदेश के लिए एनडीए का निकला, उसमें ये सारे मुद्दे छेड़े नहीं गए थे। मेरा सवाल ये नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू देंगे और बीजेपी आपत्ति करेगी, ये नहीं करेगी, लेकिन मुस्लिम आरक्षण पर समाजवादी पार्टी की कोई लाइन है क्या? मुझे लग रहा है कि मंडल कमीशन ने 3743 जातियों को चिन्हित किया। वो एक ऐसा कमीशन था जिसने मतलब साइंटिफिक अप्रोच के साथ बहुत फिगर आउट करके, सर्वे करके एक बहुत मुकम्मल दस्तावेज तैयार किया। लोग उसके विरोध में कोर्ट गए, और कोर्ट जाने के बाद भी इंदिरा साहनी जजमेंट आया जो 9 जजेस का बेंच का था, और वो मंडल कमीशन को वैलिड करता है कि नहीं ये सही है, और उसके बेस पर रिजर्वेशन मिला।
उन 3743 जातियों में जितने भी तबके के लोग हैं, वो उसमें मुस्लिम भी हैं, उन सारे लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। समाजवादी पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो संविधान को मानती है, वो मंडल कमीशन को मानती है, वो उसके मुताबिक जिसको जिसका हक है उसे मिलना चाहिए। हम ये बात कहते हैं। हम ये नहीं सवाल पूछते कि गुजरात में वर्तमान प्रधानमंत्री जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो कितनी मुस्लिम जातियों को वहाँ पर रिजर्वेशन देने के लिए खुद 17 जातियाँ हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी जी ने रिजर्वेशन दिया है, गुजरात में दिया है। अब उस समय की पॉलिटिक्स के लिए उनको मुद्दा नहीं मिल रहा था तो वो मुद्दा चुप था। मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी हो या कोई भी संविधान को मानने वाली पार्टी है, वो विचारधारा में सबको सबका हक मिले इसकी बात करती है और संविधान और मंडल कमीशन को मानती है। उसके मुताबिक जिसको जो हिस्सा चाहिए उसको उतना मिलना चाहिए। भविष्य में कभी मुस्लिम आरक्षण के साथ चंद्रबाबू नायडू को इंडिया गठबंधन में लाने की बात हुई, तब क्या पार्टी का स्टैंड होगा? मुझे लग रहा है कि टॉप लीडर ये सब समझेंगे। मैं तो वो जो बात होगी वहाँ होगी। मुझे लगता है फिर भी संविधान और मंडल कमीशन को ख्याल में रखकर ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। आज एक स्टोरी की बड़ी चर्चा है लक्ष्मण भाई कि मायावती 16 ऐसी सीटों पर मायावती के कैंडिडेट के इतने वोट हैं जो जीत के अंतर से ज़्यादा हैं। यानी हाथ घुमाकर कान पकड़ें तो ऐसा लगता है कि अगर वहाँ मायावती का कैंडिडेट या तो ना होता या फिर इंडिया गठबंधन में होता तो वो 16 सीटें भी अखिलेश यादव का इंडिया गठबंधन जीत सकता था। आपको ये चुनावों का एक राजनीतिक संयोग लगता है या इसमें आप कोई डिज़ाइन देखते हैं? बहुत मुश्किल सवाल आपने पूछा है। हम चाहते नहीं इस पे बात करना क्योंकि हमने इसका पहले भी जवाब दिया कि समाज जब जागरूक होता है तो वो ऐसा नेता पसंद करता है जो उसके लड़ने वाला हो। आदरणीय मायावती जी के लिए एक बार क्या हुआ, अभी इसी चुनाव में मैं इस प्रसंग से जोड़ देता हूँ। अखिलेश यादव जी से ये बात पूछी गई कि भाई बहन जी पर आप क्या बोलेंगे। उन्होंने कहा वो हमारे परिवार की बड़ी हैं और हम उनका सम्मान करते हैं और हम अपने पार्टी के नेताओं को ये निर्देश देते हैं कि कोई भी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा। ये होता है एक संस्कार। यहाँ मार्गदर्शक मंडल कोई नहीं होता, विचारधारा में भी कोई मार्गदर्शक मंडल नहीं है। पर्याप्त सम्मान रहता है उस कद का जिस कद ने पूरे उत्तर भारत की राजनीति बदल दी। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 बार मायावती जी न होती तो उत्तर प्रदेश आज वहां नहीं खड़ा होता। मुलायम सिंह अगर मुख्यमंत्री न होते तो वो उत्तर प्रदेश वहां नहीं खड़ा होता जहां आज है। बहुत बड़ा कद है, बहुत बड़ी अहमियत है, वो एक इमोशन है। अब समाज को तय करना है कि एज ए लीडर, एज ए पॉलिटिकल लीडर उनकी क्या भूमिका है। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि जब लड़ाई आर पार की थी तो कोई बीच का रास्ता नहीं होता। अवतार सिंह पाश का एक बहुत प्रसिद्ध कविता है कि बीच का रास्ता नहीं होता। इसलिए जब लड़ाई एकदम आमने सामने की थी तो उस समाज को मैं क्रेडिट देना चाहता हूं जिस समाज ने यह देखा कि अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो हम कहां बचेंगे, तो संविधान बचाने वाले के साथ वो खड़े हो गए। हां, आपके सवाल का ये पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है कि कई सीटें समाजवादी पार्टी इस वजह से हार गई जिसका कारण कोई और बन गया। लेकिन अब चूंकि राजनीति है उसमें कोई रोक नहीं सकता ना कि कौन किसको प्रत्याशी बनाएगा, कौन किसके साथ अलायंस करेगा, खुल के करेगा, पीछे से करेगा। इसके लिए पूरी तरह से भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान उन्हें पूरी आज़ादी देता है, लेकिन जनता को पूरी आज़ादी देता है कि वो पहचान ले कि कौन ईमानदारी से विचारधारा के साथ कहाँ खड़ा है। और जनता, मुझे लगता है कि उचित फैसला जनता ने लिया है। जी, अब चूंकि एनडीए सरकार बनाने ही जा रहा है करीब करीब, लेकिन फिर भी नंबर्स ऐसे हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं कि कल को कुछ इधर उधर चीज़ें हो सकती हैं, पलट सकती हैं। वैसी परिस्थितियों में आप अखिलेश यादव के लिए राष्ट्रीय राजनीति में कोई रोल देखते हैं? मैं कह रहा हूं कि इस बार की सरकार बड़ी दिलचस्प होगी। अच्छा, आपको नहीं लग रहा नीरज भाई कि कुछ जल्दी सरकार बन रही है? पिछली बार 2014 में चुनाव जीते तो मतलब ऐसा लगा कि अच्छा रुको, पहले एंजॉय कर लेने तो, सोचते हैं, बताते हैं तुमको कौन सा मंत्रालय देंगे, तुम सचिव रख पाओगे कि नहीं, तुम्हारे दरबार का चपरासी भी हम बताएंगे। बहुत बड़ी लड़ाई थी। 19 में भी ये सब हुआ। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि 4 को रिजल्ट आया, शाम तक चेहरे उदास थे, फिर भी आए शुक्रिया करने, और उसके बाद 5 को मीटिंग हो गई, फिर पहुंच गए वहाँ। लेकिन ठीक बात है, ये उनके पक्ष में है, वो कर सकते हैं मुझे लग रहा है। लेकिन मान्यवर कांशी राम कहा करते थे, हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। और किसी भी वंचित शोषित जमात के लिए
वो सरकार बहुत काम की होती है जिससे वो अपने हक में फैसला करा लें। आप इस देश के किसानों से पूछेंगे कि कैसी सरकार चाहिए, तो वो ये कहेंगे कि ऐसी सरकार चाहिए कि हम आंदोलन करें तो हमारे ऊपर गोली, मुकदमा, कीलें ये न हो। मुझे लग रहा है ऐसी सरकार बनने जा रही है, अगर वो बन रही है तो बनी रही है फिलहाल। दूसरी तरफ अगर आप पूछेंगे कि कोई भी आंदोलन करे तो जेल में डाल दो, मुझे लग रहा है वो अब नहीं हो पाएगा। वो जो आने दो हमको बता देंगे, हमारे भोजपुर में गाने बन रहा है, आने दो हमको शासन में, फिर पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये इस बार अहंकार टूटा है। ये सरकार बनेगी भी तो नीतीश कुमार जी कब तक पलटी नहीं मारते हैं, इसी बात के इंतजार में टिकी रहेगी। अभी तो बहुत सारे लोगों की धड़कनें बढ़ गई होंगी जब फ्लाइट में बैठे तेजस्वी नीतीश के पीछे और ऊपर से फिर फोटो आई कि बगल में बैठ गए, पता चला फ्लाइट घूम न जाए कहीं, इसके भी इंतजार में लोग रहेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सरकार दबाव में रहेगी और इस सरकार के ऊपर दबाव जनता का रहेगा। इस सरकार के ऊपर अब बेलगामी नहीं रहेगी। जो ये कहते थे कि आने वाले 6 महीने में सरकार बनते ही ऐतिहासिक फैसले होंगे, वो नहीं होगा। जनता की ताकत बढ़ी है। आपके सवाल का दूसरा पक्ष कि अगर कोई परिस्थिति बदलती है, मुझे लगता है कि राजनीति के केंद्र में क्या होता है। एक भाषण है जो बहुत लोकप्रिय होता है प्रमोद महाजन का, कि वो चीन के दौरे पर गए होते हैं और उनसे कोई पूछता है कि भारत में लोकतंत्र या डेमोक्रेसी कैसे चल रही है, तो वो बताते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी के मेंबर हैं लेकिन हम विपक्ष में हैं, ये दूसरी बड़ी पार्टी है लेकिन वो भी सरकार में दूसरे हिस्से में है, तीसरे हिस्से में, वो अपनी पार्टी के अकेले मेंबर हैं और वही सरकार हैं। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसका मतलब इकबाल ने एक शेर लिखा है, बहुत मौजू है वो, कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। तो जब गिना जाएगा, गिनती होगी, तो 3rd लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया समाजवादी पार्टी मिलेगी, 1st लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रीजनल पार्टी में समाजवादी पार्टी मिलेगी। उस समय अखिलेश यादव ने देश को एक तरह से ताकत और हिम्मत दे दी जिस समय बाकी जगह से अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाए। अखिलेश यादव ने उस सांप्रदायिक राजनीति के सामने सामाजिक न्याय की राजनीति का एक विकल्प दिया। इन तमाम वजहों से, और जब 5 साल शासन में रहे अखिलेश यादव, और आज भी आप लखनऊ जाएंगे तो आप लखनऊ में 2 लोगों का काम पाएंगे। आप कहीं से कहीं तक चले जाइए, या तो आप आदरणीय मायावती जी का काम पाएंगे और या आदरणीय अखिलेश यादव जी का। तो जब उन्हें काम करने का मौका मिला तो उनका काम ही गारंटी था, उनकी जबान गारंटी नहीं थी, लेकिन उनका घर धुलवाया। इस बार के चुनाव में तो उनका मंदिर गए तो वो मंदिर धुलवा दिया। और अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में पूछा कि मेरे घर के बच्चे अगर पूछेंगे कि पापा क्यों धुलवाया तो मैं क्या बताऊंगा। ये इस समाज की कड़वी सच्चाई है। अखिलेश यादव के जहन में अगर न्याय है, सामाजिक न्याय है, अगर एक ईमानदारी है, सबको साथ लेकर चलने का हुनर है। अब तो इस सवाल का भी जवाब मिल गया ना कि जो जीत थी वो मुलायम सिंह यादव जी की थी। अखिलेश यादव तो अपने जीवन में कोई चुनाव नहीं जीते। अखिलेश यादव अपने जीवन का इतना बड़ा चुनाव जीते कि अब तक के समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा परिणाम मिला। तो काम करके भी दिखाया है, चुनाव जीत कर दिखाया है, सबको साथ लेकर के दिखाया है, अपने ऊपर होने वाले निकृष्टतम हमलों में भी बहुत संयम के साथ मुस्कुराते हुए जवाब देकर दिखाया है। तो मुझे लगता है कि सेंट्रल लीडरशिप में ऐसे अच्छे लोग हों और बड़ी भूमिका में हों, इसमें पूरे देश का फायदा होगा। अच्छा, सीधे सीधे चुनाव से जुड़े हुए कई सारे सवाल हो गए, तो थोड़ा सा मैं अलग हटूंगा। ये आपकी बहुत चर्चित और बेस्ट सेलर डायरी है, प्रोफेसर की डायरी। तो इसमें आपने चूंकि ये लिखी आपने और इसमें शिक्षा संस्थानों में जो साजिशें पलती हैं उनको, जटिलताओं को बड़े करीने से आपने बुना है। लेकिन चूंकि आप परमानेंट नहीं हो पाए, उसके बाद ये किताब आई, लेकिन उसी की वजह से आपकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ी और आप चुनावों में हमें मंचों पर नज़र आए, चुनावों में मंचों पर नज़र आए। और अब एक नतीजा है जो आपकी विचारधारा या जिस पार्टी से आप जुड़े हैं उसके अनुसार है। तो आपको लगता है अच्छा ही हुआ यार, बड़ा रोल मेरे लिए कोई था? पता नहीं, मैं तो बस मैं याद करता हूँ कि किताब कब तक रहेगी सादा, कभी तो आगाज़े बाब होगा, और जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उसका हिसाब होगा। तो मैं इंतज़ार करता हूँ। और आपने चूँकि जो बात कही है वो सपनों के उजाड़ने की बात है। ऐसा कतई नहीं करना चाहिए कि किसी से उसका सपना छीना जाए।
और पिछली बार जब मैं यहाँ बैठा था तब मैं प्रोफेसर था, और अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो प्रोफेसर नहीं हूँ, लेकिन लोग मुझे आज भी कहते हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। वो कोई कुलपति या कोई प्रिंसिपल मुझसे नहीं छीन सकता। मेरे विद्यार्थियों ने मुझे नौकरी से निकाले जाने के बाद 1 हफ्ते आंदोलन किया, मेरे कहने पर नहीं किया। देश भर में आंदोलन हुए कि आपने गलत किया है, मेरे अलावा सबको परमानेंट कर दिया, और आपने जानबूझकर एक व्यक्ति को इसलिए नहीं किया क्योंकि वो आपकी विचारधारा का नहीं है। तो विश्वविद्यालय में क्या यूजीसी ने कोई फरमान दिया था क्या कि आज से ये आरएसएस की शाखाएं बन जाएंगे, यहाँ केवल नमस्ते सदा वत्सले कहने वाले कुलपति बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे और परमानेंट होंगे? वो नहीं हुआ। तो आप छीन क्या सकते थे किसी से? वो गालिब का एक शेर है कि घर में था क्या कि तेरा गम उसे गारत करता, वो जो रखते थे हम एक हसरते तामीर सो है। हम सृजन की जो क्षमता रखते थे वो कौन चुरा सकता है? तो नौकरी छीन सकते थे, नौकरी छीन ली, लेकिन जज्बा नहीं छीन सकते थे, हिम्मत नहीं छीन सकते थे। किताबें जो हमने पढ़ी हैं उन किताबों का ज्ञान हमसे नहीं छीन सकते थे। तो जब आप वहां परेशान करोगे तो कहीं हम और आपको परेशान करेंगे। तो हम उत्तर प्रदेश चले गए, वो हमारा घर था और हम समाज के बीच काम करते थे। हमने कई सालों डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया के विचार पर, संविधान और सामाजिक न्याय के सवाल पर, मंडल आंदोलन पर सामाजिक और सांस्कृतिक काम किया। एक पार्टी के नेता ने जब पीडीए की बात की, उस नेता ने पहचाना कि ये व्यक्ति समाज के लिए भी बेहतर कर सकता है। उस नेता ने पहचाना कि इसका हम बेहतर इस्तेमाल करके समाज को जागरूक कर सकते हैं। उन्होंने हमें मौका दिया। अब फिर कौन नहीं चाहता कि हम उड़ें? वो इसलिए हमने इस मौके का इस्तेमाल किया और मैं बहुत खुश हूँ। मैं निजी बातें क्या ही बताऊं, लेकिन मुझसे एक बहुत बड़े नेता ने कहा जब मैं नौकरी से चला गया, और अखिलेश जी ने ही कहा, किसी और का क्या नाम लूँ, कोई ऐसी बात नहीं छिपाई जाए, कि उन्होंने कहा कि जब नौकरी चली गई तो उन्होंने कहा जब जो तुम कर रहे थे उससे नौकरी मिल जाती तो हमें आश्चर्य होता। क्योंकि आज के समय में एक पत्रकार रिपोर्टिंग करने जा रहा था और वो जेल में चला गया, एनएसए लगाया गया उस पर। आज भी उमर खालिद जेल में है और उसके ऊपर आरोप साबित नहीं हुआ है। आज भी तमाम प्रोफेसर हैनी बाबू हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के, वो जेल में है और आज तक साबित नहीं हो पाया, लेकिन कई साल से वो लोग जेल में हैं। मैं आज़ाद हूं, तो मैं और आज़ाद हुआ तो कम से कम विचारधारा की लड़ाई थी, एक हो गए। और विचारधारा की लड़ाई में हम उस विचार के खिलाफ तब भी थे, उस विचार के खिलाफ अब भी हैं। राजनीतिक रूप से डॉक्टर लोहिया कहा करते थे अच्छे लोग अगर राजनीति नहीं करेंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे। तो हमने शिकार होने की बजाय ये चुना कि क्यों ना सब कुछ तय करिए राजनीति। मेरे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कौन बन रहा है तय करिए राजनीति, मेरा कुलपति कौन बनेगा तय करिए राजनीति, मेरे कॉलेज विश्वविद्यालय की फीस क्या होगी, किसानों की यूरिया की डीएपी के रेट क्या होंगे, सिलेबस में पढ़ाया क्या जाएगा, नौकरी अग्निवीर होगी या पेपर लीक होगा, सब कुछ तय करिए राजनीति। तो राजनीति को हम क्यों ना तय करें? इसलिए हमने ये फैसला चुना है। बाकी किताब का आपने जिक्र किया। नहीं, मैं अभी आपने चूंकि गालिब से लेके इकबाल से लेके और निदा फाजली तक बहुत सारे शायरों से हमें रूबरू करवाया, तो आपकी किताब का निधि से इजाज़त लेके छोटा सा 3-4 लाइनों का एक हिस्सा पढ़ूंगा कि हम फैज़ तक भी आ ही जाएं। आपकी किताब में एक जगह पर लिखा है कि बादलों ने थोड़ा अंधेरा कर दिया है। हाँ, शायद बादलों ने ही कैंपस पर यह अंधेरा कर रखा है। अब मध्यम वाली बारिश तेज़ हो चुकी है। अब मैं जो देख रहा था उसे लिख भी नहीं पा रहा। निवेदिता नारायण की आवाज़ आसमान में तैरने लगती है और लोग उनके चारों तरफ मध्यम फुहारों में भीगते हुए झूम कर गाने लगे हैं। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त किराए जाएंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। चुनाव के बाद भी फैज़ की ये नज़्म याद आ रही है? बहुत बेतरह याद आ रही है, क्योंकि इन विश्वविद्यालयों ने हमें गढ़ा है। कलम और किताब न होती तो मैं बार बार कहता हूँ कि संविधान और मंडल कमीशन ने मौका दिया, कलम और किताब ने ताकत दी, वरना मैं आजमगढ़ में कहीं गाय भैंस चरा रहा होता। और ये इस देश की सच्चाई है और ये इस देश की खूबसूरती भी है। उसी कलम और किताब ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। विश्वविद्यालय देश के सबसे बड़े केंद्र होते हैं जिनको आज़ाद रखना चाहिए। इस किताब में इस बात की चिंता है कि वो कलम और किताब गुलाम बन रही थी। तो इसलिए मुझे फैज़ याद आए, और मुझे आज भी याद आते हैं हबीब जालिब, जो मेरे दूसरे सबसे प्रिय शायर हैं,
कि फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जामरिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। लक्ष्मण जी, उत्तर प्रदेश ने इस बार सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। वजह साफ है और आपने पिछले काफ़ी देर से बताया भी है कि समाजवादी पार्टी को जो बड़ी जीत मिली उसके पीछे कई सारे फैक्टर हैं। कांग्रेस के साथ जिस तरीके से प्रचार किया, मैं अगर बात करूं डिम्पल यादव के साथ हमने प्रियंका गांधी को प्रचार करते हुए देखा, वो तस्वीरें देखी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ साथ हाथ पकड़े आगे बढ़ते रहे और शायद ये वजह है कि एक कनेक्ट जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का लग रहा था कि छूट गया है, वो फिर से उनके साथ स्थापित हो गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी कार्यकर्ताओं में भी पिछले वक्त के चुनावों में काफ़ी नाराज़गी थी और वो रूठे भी, और रूठ कर उन्होंने एक तरीके से अखिलेश यादव को ये मैसेज दे दिया कि अगर नहीं मनाएंगे तो साथ नहीं आएंगे, और शायद वो साधने की कोशिश उनके द्वारा की गई। उत्तर प्रदेश को लेकर एक स्टेटमेंट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया, बहुत चर्चा में रहा, बहुत सनसनी फैल गई उस स्टेटमेंट को लेकर। जब अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आते हैं और ये कह देते हैं कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा एक बड़ी स्टेटमेंट आती है, वो ये कहते हैं कि वन नेशन वन लीडर की तरफ बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो देख रहे हैं। खासकर उन्होंने नाम भी लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और ये कहा था कि योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति है उसे खत्म करने की प्लानिंग चल रही है। आपको लगता है ये इस तरह का जो स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल की ओर से आया, उसके बाद यूपी के अंदर जो बाबा के करीबी थे, चाहे वो उनके कार्यकर्ता ही क्यों ना रहे, नाराज हो गए? अब पता नहीं ये उनके घर का झगड़ा है, मैं क्या बोलूं उस पर। दोनों एक ही कब हो जाते हैं, दोनों अलग कब होते हैं। मोदी और योगी में मुझे तो कोई अंतर नहीं नज़र आता। कौन किसको बाहर करेगा, कौन किसको नहीं करेगा, इसका कोई इस चुनाव से बहुत सीधा लेना देना मैं नहीं मानता। कौन नहीं चाहेगा, और क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतने कमज़ोर थे कि अगर योगी आदित्यनाथ इस बात से नाराज़ हो गए कि अगर आप चुनाव जीत गए और हमें मुख्यमंत्री से हटा दिया तो हम आपका चुनाव यूपी में हरवा दें, तो क्या मोदी और अमित शाह इतने कमज़ोर हैं कि योगी हरवा रहे हैं चुनाव और आप रोक नहीं पाए? और क्या योगी आदित्यनाथ इतने ताकतवर हो गए कि वो चुनाव जीत और हार तय करने लगे? तो फिर तो दिल्ली की कुर्सी तो वैसे ही नहीं। जो योगी आदित्यनाथ आज तक अपना परमानेंट डीजीपी नहीं बना पाए, जो योगी आदित्यनाथ अपना प्रमुख सचिव परमानेंट नहीं बना पाए, जो योगी आदित्यनाथ गुजरात से कोई भेजा गया दिल्ली होते हुए लखनऊ कि इनको डिप्टी सीएम की शपथ दिलवाओ, वो नहीं कर पाए, तो ये लड़ाई तो दूसरी है, उसका जनता से कोई लेना देना नहीं। मेरा मानना ये है कि इस बात से मैं सहमत हूं कि बीजेपी चाहती ये जरूर होगी कि एक पार्टी, एक नेता, एक देश, एक चुनाव, एक झंडा, एक विचारधारा, एक ही आरएसएस, सब कुछ ये चाहती है। लेकिन देश बड़ा खूबसूरत है, वो ये तानाशाही कबूल नहीं करता। इस मुल्क की मिट्टी में, इसकी तासीर में मोहब्बत है, इसलिए नफरत बहुत दिन तक नहीं चलती। ये बुद्ध की धरती है, जिस बुद्ध ने प्रेम और करुणा का संदेश दिया था, ये बहुत खूबसूरत, ये कबीर की धरती है। मतलब कबीर बार बार इस बात को कहते हैं कि हर तरह के बंटवारे के खिलाफ हम जोड़ते हैं लोगों को। बीजेपी को ये लगा था कि हम तोड़ते हुए लोगों को कर पाएंगे आगे, और अब इसलिए मैं कह रहा हूं यूपी को इस बात की क्रेडिट देनी चाहिए और अखिलेश यादव को इस बात की क्रेडिट देनी चाहिए कि उसी जोड़ने के फॉर्मूले से वो कामयाब हो गए। वरना कल्पना करिए कि एक नेता 2017 में चुनाव हारा तो उसका घर धुलवाया गया, 2019 में गठबंधन किया तो गठबंधन तोड़ करके उसे अकेला कर दिया गया, 2022 में उसके अपने लोग उसके खिलाफ हो रहे थे और चुनाव में मुश्किलें पैदा कर रहे थे, चुनाव हारा, उसके बाद लोग छोड़ के जाने लगे। 2024 के पहले जिसको कम विधायक दे करके राज्यसभा भेज दिया, उन्होंने धोखा दे दिया, उसके अपने विधायकों ने धोखा दे दिया, पीडीए पर सवाल उन्हीं के अपने साथियों ने उठा दिया, वो अकेला ये सब हमले झेलता रहा। उसे कभी औरंगजेब की औलादें कहा गया, कभी सदन में पिता का अपमान करने वाला कहा गया, क्या नहीं कहा गया। लेकिन कल्पना करिए कि उसके पास लड़ने का टूल क्या था। उसके पास लड़ने का टूल था लोगों को जोड़ना और अपनी मेहनत। इसलिए मैं यूपी में अगर इस पूरी कामयाबी की क्रेडिट अगर यूपी की जनता के बाद अगर किसी को देना चाहूँगा, पहली क्रेडिट यूपी की जनता की है और दूसरी क्रेडिट अखिलेश यादव की है, क्योंकि इस विपरीत परिस्थितियों में कोई भी हिंसक हो जाता, कोई भी अपने मुद्दे से भटक जाता, उन्होंने बहुत संयम के साथ मुस्कुराते हुए एक एक तंज का जवाब दिया और जनता के मुद्दों पर खड़े रहे।
इसलिए मुझे लगता है सबसे बड़ी क्रेडिट उनके पीडीए, उनके संविधान और उनकी अपनी चुनाव लड़ने की टैक्टिक्स की ही है। अच्छा, फैज़ाबाद की काफ़ी चर्चा है और अखिलेश यादव की एक स्पीच इस बार भी वायरल हो रही है। थोड़े दिन पहले उन्होंने जब भाषण में कहा था अवधेश प्रसाद को लेकर कि पूर्व विधायक, तो उन्होंने एकदम करेक्ट किया, नहीं जी विधायक हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप तो सांसद बनने वाले हैं। क्या पहले से उनको ये असेसमेंट उन्होंने कर ली थी कि फैज़ाबाद में इस बार जो है समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी जीतेंगे, क्योंकि वो फैज़ाबाद जहाँ पर अयोध्या है, जहाँ राम मंदिर बन गया और लग रहा था कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना तो नामुमकिन सा है। हाँ, पूरा कर लें आप सवाल अपना। तो अखिलेश यादव को क्या इस बात का इल्म हो गया था कि इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार है? अब मुझे लग रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस बात का है कि अगले कई वर्षों तक अयोध्या, मुझे खुशी हुई कि आपने उसको फैज़ाबाद कहा। आप यूपी में, हालांकि हैं यूपी में, मुकदमा हो जाएगा इस बात का डर है क्योंकि नाम बदल दिया गया है। फिर भी पता नहीं क्यों मेरे ज़ुबान से इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही निकलता है। तो ये एक रवायत है, वहाँ के ज़िले का नाम वो था। लेकिन हाँ, अयोध्या की सीट पर दिलचस्प बात ये है कि सामान्य सीट पर एक दलित कैंडिडेट अवधेश प्रसाद पासी, जो एक बहुत पुराने नेता हैं, समाजवादी नेता हैं, जो अवधेश प्रसाद विधानसभा में अखिलेश जी के बगल में बैठते हैं, वो वहीं के रहने वाले हैं, उनको वहाँ भेजा गया। ये एक सामान्य सी बात है। लेकिन दलित का एक सामान्य सीट पर चुनाव लड़ना ये बहुत सामान्य बात नहीं है। आज भी मैं कह रहा हूँ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सामान्य सीट पर दलित नहीं होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय एग्जाम्पल है। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति 2-4 उदाहरण मुझे दे दें तो मैं मान लूंगा कि हाँ आप कुलपति हैं, वरना आप किसके गुलाम हैं मैं नहीं कहूँगा। ये इस देश की सच्चाई है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन इसलिए एक अलग डिबेट का हिस्सा है। वहाँ एक दलित जीत गया। अब आते हैं कैसे जीते। अयोध्या में नारे लगे थे 2022 के चुनाव के समय, अयोध्या का पूरे देश में, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम भी सोचते होंगे कि हम सबको लाते हैं, ये हमको लाने वाला कौन है। कल से एक तस्वीर चल रही है कि एक बहुत बड़े कद का व्यक्ति रामलला को मंदिर की तरफ ले जा रहा था 2022 में और 22 जनवरी तक, और उसके बगल में एक दूसरा कटआउट बना हुआ है कि राम उस व्यक्ति को कह रहे हैं कि जाओ। ये अयोध्या ने किया है। सांप्रदायिकता की 3 दशक की राजनीति है। मंडल आंदोलन के सामने कमंडल लेकर के निकलने वाले लोग रथ यात्रा में राम का नाम लेकर गए थे। इसलिए राम भगवान के रूप में अलग हैं, जय श्री राम वाले राम अलग हैं। हम कबीर के राम, बहुत तरह के राम है, उस पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन राम के नाम पर जो पॉलिटिक्स हुई वो इस देश ने कबूल नहीं की। इसका एक लाइन का पैगाम ये है, राम दिल में थे। राम इमोशन हो सकते हैं इस देश के लोगों के लिए। राम के नाम पर जो हुआ था वो अयोध्या के लोगों को ही पसंद नहीं आया। इसलिए ये एक बहुत बड़ा पैगाम है और देश की राजनीति का अगले कई सालों तक जब अध्ययन किया जाएगा तो अयोध्या की जीत इस बात के लिए मायने रखेगी। बनारस में एक व्यक्ति जो राम को लाने का दावा कर रहा था, वो केवल 1.5 लाख से चुनाव जीतते हैं और शुरू में पीछे चल रहे थे। आप इतने बड़े अकेले सब पर भारी, आपने मतलब सूरज उगाए, चांद उगाए, हवाएं आपने बनाई हैं, सब कुछ आपने बनाया है और आप चुनाव में पीछे चल रहे थे और आपका जो सबसे कोर एजेंडा था वहां हार गए। ये जनता की ताकत होती है। अखिलेश यादव, वो जो तंज है वो वीडियो का, वो उनकी शख्सियत को बताता है, वो ह्यूमर को बताता है और वो ह्यूमर यही है। कई बार पत्रकार को भी उन्होंने कह दिया कि आप बहुत ईमानदार पत्रकार हैं, तो लोग नाराज भी हो गए थे कि आप इतना ज़्यादा ईमानदार मत कहिए जब हम ही खुद को नहीं कहते। तो ये होता है कि एक नेता कैसे बहुत संयम के साथ चीज़ों को हैंडल करता है। वो नेता ह्यूमर के साथ लोगों के बीच में जाता है और वो ह्यूमर अच्छा ये है कि वो कामयाब हो गया, क्योंकि वो पूर्व मंत्री थे अवधेश प्रसाद। उनको पूर्व विधायक बोला तो उन्होंने कहा नहीं मैं वर्तमान विधायक हूँ। तो उन्होंने कहा पूर्व इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सांसद बनने वाले हो, तो सांसद बन गए। और ये खुशी की बात है। मैं बस इमेज कर रहा हूँ, सरकार बन गई, प्रधानमंत्री वही होंगे और उनके सामने एक सांसद जब खड़ा होकर बोलेगा अवधेश प्रसाद पासी और उसके नीचे लिखा होगा सांसद अयोध्या, और वो सवाल पूछ रहा होगा कि अयोध्या के जितने लोगों का घर आपने तोड़ा, अयोध्या के जितने लोगों को मुआवजा आपने नहीं दिया,
अयोध्या के जमीन खरीदने पर जितना घोटाला आपने किया, राम भी आपको माफ नहीं किए, उसका उदाहरण मैं हूं। तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज है। और आखिरी बात, पूरे देश को जो सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की कोशिश हो रही थी, समाजवादी व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी राहत दी है इस पूरे देश को कि अयोध्या बीजेपी को हार गई है। जी अच्छा लक्ष्मण जी, आखिरी सवाल मैं पूछूंगी दिल्ली के बारे में। अलायंस तो दिल्ली में भी हुआ और मिलकर चुनाव लड़ा गया। यहाँ तक ये कह दिया गया राहुल गांधी के द्वारा कि इस बार वो झाड़ू के लिए बटन दबाएंगे और अरविंद केजरीवाल जो हैं वो पंजे पर बटन दबाएंगे। क्या कमी रह गई दिल्ली के अंदर कि खाता नहीं खुल पाया? मुझे लगता है कि मेरा बहुत अध्ययन अभी दिल्ली के पूरे चुनाव का नहीं है। चूँकि मेरा पूरा समय यूपी में बीता, तो मुझे अच्छा लगा कि वहाँ की एक एक बारीकी हमने देखी समझी, कितने सीटें जीती हमने, कितनी हरवा दी गई, बहुत कुछ हुआ। दिल्ली को लेकर के अभी मेरा उस तरह का कोई बहुत अध्ययन नहीं है, इसलिए नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन मुझे उम्मीद इस बात की थी कि दिल्ली की जनता को ये बात समझ में आएगी कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया। वो कोई सामान्य मुख्यमंत्री नहीं था दिल्ली के लिहाज से, वो तीसरी बार का चुना हुआ मुख्यमंत्री, एक ऐसा नेता जिसकी बाकी कई चीज़ों से आप असहमत हों, लेकिन इस बात से सहमत होंगे कि बिजली पानी पर चुनाव लड़ने वाला नेता, स्कूल और हॉस्पिटल के मुद्दे पर राजनीति करने वाला नेता, उसकी कई और चीज़ों से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन उन्हें इस मौके पर जहां सबसे ज़्यादा हो सकता था कि उनको जनता का साथ मिले, वहाँ वो साथ नहीं मिला। तो मेरे लिए भी ये एक केस स्टडी जैसा रहेगा कि आखिर दिल्ली में क्यों ऐसा हुआ। मैं तो, हमारे कई मित्र भी दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे, हम उम्मीद कर रहे थे कि वो जीतेंगे। मैं उसी से जुड़ी हुई एक छोटी सी बात और पूछ रही थी कि आपने, हो सकता है कि आपको समय ना मिला हो दिल्ली के चुनाव के बारे में ज़्यादा असेसमेंट करने का, लेकिन कन्हैया कुमार वो एक ऐसे प्रत्याशी थे जिस पर देश भर की नज़र थी। कन्हैया कुमार को लेकर जितनी कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद, क्योंकि कन्हैया कुमार मनोज तिवारी के खिलाफ मैदान में थे, तो कन्हैया कुमार को लेकर एक बड़ा बज़ हमने देखा था। दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर से लोग जानना चाहते थे कि क्या होने वाला है कन्हैया कुमार की सीट पर। कन्हैया कुमार हार जाते हैं एक बड़े अंतर से, करीब 1.5 लाख वोटों से वो हारे हैं। क्या लगता है आपको कि कन्हैया कुमार को मौका देना कांग्रेस के लिए ठीक नहीं था, किसी और को उतारना चाहिए था? अब ये कांग्रेस का निर्णय, इस पर मैं नहीं कुछ कहूँगा। कन्हैया हमारे मित्र भी हैं पुराने, लेकिन जीत जाते तो अच्छा ही था। बहुत सारे लोग, अब मंडी हिमाचल प्रदेश से कोई जीत के वहाँ पहुँच गए तो कुछ अच्छे लोग भी जाते तो अच्छा ही होता। मैं इस तरह से इसको सोचता हूँ। मनोज तिवारी से तो बेहतर ही ये सांसद होते। जैसे मेरे आजमगढ़ में ही एक व्यक्ति ऐसा था जिस पे मतलब कभी उसने ऐसा कोई सवाल पूछा ही नहीं होगा कि जिसको आप नाच करें कि आपके इलाके का सांसद है। अभी इस देश के लोकतंत्र को और मजबूत होना है। इस देश के लोकतंत्र को इतना मजबूत होना है कि वो ये पहचान सके कि कौन सा व्यक्ति उसका कैसा प्रतिनिधित्व कर सकता है। और इस ख्याल से हम भी चाहते थे कि दिल्ली से कुछ बेहतर लोग सदन जाएं। पता नहीं क्या सोच करके बीजेपी ने दिल्ली के कई टिकट काट दिए, इसका भी विश्लेषण करना है। और 6 टिकट काटे थे और इसलिए भी ये चीज़ है। लेकिन मेरा केवल इतना ही कहना है कि अगर रिजल्ट दिल्ली का कुछ और होता, मध्य प्रदेश में कांग्रेस कुछ और बेहतर कर ली होती, कर्नाटक में कांग्रेस कुछ और बेहतर कर ली होती, बिहार में आरजेडी कुछ और बेहतर कर ली होती, तो शायद दिल्ली का हाल कुछ और होता। जी लक्ष्मण जी, मंच पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आप जरूर बताइए कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? मंच का या चुनाव का? दोनों बता सकते। चुनाव का तो आपने बता ही दिया। चुनाव बहुत शानदार रहा और थोड़ा और शानदार हो सकता था। बाकी आपका अपना मंच है, मैं तो इसका श्रोता दर्शक दोनों रहा हूँ, इसके पहले भी यहाँ आया हूँ। और अच्छा ये है कि आपके सवाल सरोकारी होते हैं। आपने मुझसे कतई नहीं पूछा कि मैं भी थकता क्यों नहीं हूँ। इस सब को देख करके लगता है कि सरोकारी मीडिया जिंदा रहे, जिंदाबाद रहे, सवालों के पूछने की गुंजाइश बची रहे और इस सब के लिहाज से ऐसे प्लेटफॉर्म और मजबूत हों, हम इसकी कामना करते हैं। बहुत खुशी है आपके बीच में आकर के। बहुत शुक्रिया।